चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट वगैरह, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी एक बार एक्सेस कर ले, थोड़ा आपको पीडीएफ लिंक्स मिल सके। और आज आपकी एक मैराथन क्लास है, उसे आप एक्सेस करें, 3 PM पर होगी। 1 अप्रैल आज का दिन उड़ीसा फाउंडेशन डे, उत्कल दिवस आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उड़ीसा कलिंग का एक पोर्शन था एंशियंट टाइम में, जिसके बारे में आप सभी जानते हो कि किंग अशोका ने इसे कॉन्क्वर किया था 260 BC में। और अगर बात करी जाए उसके बाद मुगल्स ने इसे इन्वेड किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको ठीक है एडमिनिस्ट्रेट किया और उसके बाद इसे एक अलग से राज्य बनाया गया और इसकी कैपिटल पहले कटक थी और अभी इस समय जो है ठीक है नाउ इट्स भुवनेश्वर। आज के दिन की शुरुआत सेंटर ने लॉन्च करे हैं ऑक्शन कोल और लिग्नाइट माइन के कितने, तो 122 तो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। इससे पहले भी जो है 42 कोल माइन है, ऑलरेडी इनको ऑक्शन किया जा चुका है 42, और अभी जो है 122 को ऑक्शन किया जा रहा है, जिसमें से 122 में से 18 न्यू है और उसके अलावा बाकी वो है जो कि पहले ऑक्शन में नहीं बिके थे, तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखिए जो 11 कोल माइंस गोल एंड लिग्नाइट जो है स्टेट्स का नाम पूछा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये माइंस है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ऑल 11 स्टेट हैं इन टोटल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगर ऑक्शन के बाद जो है जो सर्विसेज होंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी 1.17 लाख अराउंड लोगों को, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे ये भी है कि जो ऐसा एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रिटिकल हैबिटेट, फॉरेस्ट कवर में आता है, अराउंड 40% जो है उसको जो है इस ऑक्शन में नहीं रखा गया है, चाहे वो कोल माइन का एरिया क्यों ना हो। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। किसके थ्रू, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंटर्नशिप पोर्टल है, ये पोर्टल है, इसके थ्रू इसे जो है लॉन्च किया। उसके अलावा आने वाले 3 सालों में 100 मिलियन जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है इसका भी वादा किया है कि हम इसे एम करेंगे और इतना हम अचीव करके मानेंगे। अगर अभी जो NEP न्यू जो पॉलिसी है उसके हिसाब से देखें, 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से देखा जाए तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो है कुछ इस तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए सो डैट कि वो जो है वैल्यूएबल हो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। 1 लाख प्लस जो है इंटर्नशिप अभी जो है लाएगी है। तो ये रोड मैप भी है इंडिया का, रोड मैप @2047 इस वर्ष तक जो है हम और ज़्यादा 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे देश के, और हम जो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना जो है इंटर्नशिप जो है क्रिएट कर सकेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इनवाइट्स नॉमिनेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2022। तो ये योगा दिवस पे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन नॉमिनेशन अभी से इनवाइट कर लिया, आयुष मिनिस्ट्री ने इसे इनवाइट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2022 के नॉमिनेशन का इनविटेशन आया है और इसके अनाउंसमेंट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो होता है 21 जून को, उस दिन जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। एप्लीकेंट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, मतलब योगा की फील्ड में जो है अव्वल होने चाहिए, है ना। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अवार्ड्स में से काउंट होता है क्योंकि दोनों ही नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए 2 कमेटी बैठाई गई है जो इसे सिलेक्ट करती है, जो अवार्डी होते हैं। तो पहली कमेटी जो है, पहली है स्क्रीनिंग कमेटी एंड इवेल्यूएशन कमेटी, जूरी जिसे हम कहते हैं। दूसरा इवेल्यूएशन कमेटी जो है ये है, ठीक है। तो ये 2 कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी एंड इवेल्यूएशन कमेटी, जो कि जो इस पूरे अवार्ड्स को ठीक है ऑर्गेनाइज करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली जो है इसमें इन्वॉल्व है। चलिए देखिए रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा है सस्टेनेबल रिजल्ट जो है बे ऑफ बंगाल रीजन होना चाहिए, तो ये बांग्लादेश ने कहा है। तो जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं बांग्लादेश से, उनके द्वारा बिम्स्टेक लीडर्स को इनवाइट किया गया और कहा गया है कि कॉमन स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए सस्टेनेबल और रेजिलेंट बे ऑफ बंगाल रीजन क्रिएट करने के लिए, फुल पोटेंशियल इस रीजन की क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रपोजल दिया गया है कि जो बिम्स्टेक नेशंस हैं वो सब इन चीज़ों पे फोकस करें। एग्जाम्पल के तौर पे बिम्स्टेक ने फ्री ट्रेड एरिया जो है क्रिएट किया था एग्रीमेंट के थ्रू 2004 में, जिसमें सभी कंट्रीज जो हैं फ्री ट्रेड कर सकती हैं। अब जो फोकस है इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, कल्चर कमीशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इन सब पे है। अभी 5th समिट हुआ था बिम्स्टेक का, जिसमें वर्चुअली हुआ था, जिसमें ढाका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन सब पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है और उन्होंने एक 3 पॉइंट प्रपोजल भी दिया है,
ठीक है, जो कि 14 सेक्टर से संबंधित है, 14 सेक्टर से संबंधित है। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 3 पॉइंट प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया? यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है, इन्होंने नॉमिनेट किया है डीन आर जो थॉम्सन हैं, इनको नेक्स्ट एम्बेसडर कौन से देश का? तो नेपाल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डीन आर थॉम्सन जो है ये न्यू एम्बेसडर होंगे नेपाल के। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, इनका नॉमिनेशन व्हाइट हाउस से हुआ है और इनका करियर ऐसा रहा कि ये सीनियर फॉरेन सर्विस में रहे हैं। ठीक है, इवन ये आर्मी में भी रह चुके हैं, मिलिट्री में भी 3 साल 6 महीने, है ना। और उसके अलावा जो है ये काउंसिल जनरल ऑफ यूएसए में भी थे, कॉन्सुलेट थे कोलकाता में, है ना। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट पोस्ट जितनी भी हैं उन सब में इन्होंने जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और अब ये नेपाल के जो है नेक्स्ट जो है एम्बेसडर बन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। यूएनआरए के द्वारा जो रेफ्यूजीज़ के लिए है उनके द्वारा ये कहा गया उनके चीफ के द्वारा कि कितने रेफ्यूजीज़ इन टोटल फ्लड ऑफ किए हैं यूक्रेन से, तो 4 मिलियन है। तो ये बड़ी जो है मात्रा है अगर देखा जाए। तो चीफ जो है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के फिलिपो ग्रैंडी, ये ध्यान रखना, नाम याद रखिएगा। इनके अनुसार अभी जितने भी वीक्स वॉर चली है अभी और कंटिन्यू करेगी, तो उसमें 4 मिलियन अराउंड जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने अपने बॉर्डर क्रॉस करे हैं और ये मतलब एज अ रिफ्यूजी अलग अलग देशों में गए। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी गए हैं वो पोलैंड में गए हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी पता होना चाहिए कि 2.3 मिलियन जो यूक्रेनियन रिफ्यूजी हैं उन्होंने पोलैंड गए हैं। बाकी उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ अराउंड जो है रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, इन सब देश में गए हैं अगर यूनाइटेड नेशन का डाटा देखा जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है, इन्होंने कहा है कि हमें जितना पॉसिबल हो सके इन रेफ्यूजीज़ की हेल्प करनी चाहिए, इन कैश, आइटम, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, जितना भी हो सकता है इतना हमें हेल्प करना चाहिए। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रस जो हैं ये दिल्ली में अराइव हो चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूके। तो देखिए इनका जो मेन फोकस रहेगा बेसिकली यूक्रेन और रशिया की वॉर के ऊपर ही डिस्कशन रहेगा, है ना। तो सिक्योरिटी जो है इशू, डिफेंस टाइज, इन सब पे ये इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और इनका ये भी एक पॉइंट रहेगा कि जैसे अभी रशिया के साथ इंडिया डील कर रहा है ऑयल की, उसके ऊपर भी ये डिस्कशन करने वाले हैं। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बेसिकली ये रहने वाला है ना। तो हाई लेवल मीटिंग होगी ये, बस हमें नाम ज़रूर पता होना चाहिए कि नाम क्या है। यूके फॉरेन सेक्रेटरी का एलिजाबेथ ट्रस है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, बाकी इंडिया यूके के रिलेशनशिप आप जानते हैं। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने वॉर्न किया है इंडिया को अगेंस्ट इफ इंडिया इंक्रीज द ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया? तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो यूएसए ने वॉर्न किया है। देखिए बेसिकली वॉर्न इस तरीके से है, आप आंकड़े देखें पहले। आंकड़े ये कहते हैं कि इंडिया ने अभी तक जो है फरवरी में ही 13 मिलियन बैरल रशिया से खरीद लिया है। और अगर मैं लास्ट ईयर का देखूँ तो 16 मिलियन इन टोटल पूरे साल का था, और यहाँ पे सिर्फ 2 महीने में हमने 13 मिलियन बैरल खरीद लिया है। क्योंकि हमें पता है कि इस समय डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यूएसए से और कोई ऑयल खरीद नहीं रहा, और इंडिया इज़ वन ऑफ द 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर। तो इस वजह से इंडिया इस समय कंज्यूम कर रहा है जितना डिस्काउंटेड रेट्स में हो सकता है। अभी जैसे फॉरेन जो प्रेसिडेंट है वो भी, फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो भी आए हैं रशिया के, तो उनके साथ भी डिस्कशन इसी चीज़ पे चल रहा है ना। लेकिन बाकी यूएसए ऑफिशियल जो हैं ये इस चीज़ को वॉर्न कर रहे हैं इंडिया को कि मतलब अभी रशिया पे इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, आप इसे बाय ना करें। तो ये तो ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इंडिया तो बाय कर ही रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है ये कहाँ पे सेल कर रही है? तो ये चाइना से। तो नदी का भी नाम आपको पता होना चाहिए, रिवर का। यांगतीज रिवर जो है इंपॉर्टेंट वन है, 3rd वन एशिया की सबसे बड़ी में से, है ना। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, चाइना से, है ना। और ये ऑपरेशन में कब से आने वाला है? तो इसकी भी डेट हमें पता होनी चाहिए। अराउंड देखो इसकी लेंथ का पता होना चाहिए पहले तो। 100 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर वाइड है, 1300 के आसपास पैसेंजर जो है ये लेके जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसकी पावर जो है वो है 7500 किलोवाट आवर की जो बैटरी बैकअप इसका है। और वर्ल्ड नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरर जो है, जिनका नाम एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा ये बनाया गया है ना। 100 किलोमीटर ये रन कर सकता है विदाउट सिंगल चार्ज। तो इम्पोर्टेंट है, जो कि 530 मैट्रिक टन अराउंड जो है फ्यूल बचाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एमपी फेल्ड फॉर 3rd टाइम कि ये प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट कर पा रहे अपना, मतलब लेजिस्लेटर तो हैं, लॉ मेकर तो हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट नहीं कर पा रहे। इराक है बेसिक जो कारण है, बस इतना ही है कि जो क्वारम होता है ना,
एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए, वो नहीं अचीव हो पा रहा, ठीक है। शॉर्ट ऑफ 2/3 क्वारम है, यानी कि अभी जो मेंबर है इन टोटल 178 है आउट ऑफ 329 जो कि आते हैं। तो इस वजह से जो है क्वारम बन नहीं पा रहा है, जिस वजह से ये तीसरी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये इराक जहाँ पे ये फेल हो चुके हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं कर पा रहे। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए डेट इट्स, है ना। चलिए देखिए, रिसेंटली विच कंट्री टेस्ट सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अब देख सकते हैं कि पहले नॉर्थ कोरिया ने बहुत कुछ किया, अब साउथ कोरिया भी कर रहा है। तो आंसर साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अपना सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट, पहली बार सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने अटैम्प्ट बहुत करे हैं। तो इनका जो इससे पहले अटैम्प्ट था अक्टूबर में साउथ कोरिया ने कंडक्ट किया था फर्स्ट टेस्ट नूरी लिक्विड फ्यूल रॉकेट से, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है, वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार ये जो है सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट जो है ये सक्सेसफुल हुआ है। आप सभी जानते हैं इससे पहले अभी नॉर्थ कोरिया ने भी इस चीज़ का कहा है कि ICBM सबसे जो है लॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ का जो है इन्होंने टेस्ट फायर किया, तो उसके बाद अब साउथ कोरिया ने इसे टेस्ट फायर किया है। ठीक पॉइंट देखिए, अमित शाह ने अनाउंस किया है कि कौन सी UT के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे उन्हें। आंसर है चंडीगढ़। इंडिया ने जो है किससे, USA से, ठीक है, JDAM प्रिसिशन बॉम्बिंग किट जो है ली है, जो कि तेजस फाइटर जेट पे लगाई जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करी है कि सेटअप होंगे, तो 21। कल मैंने एक सवाल पूछा था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो अतानु मुंदाल के द्वारा बिल्कुल सही आंसर जे चैडविक। आज का सवाल देखिएगा, फर्स्ट इंडियन जिसने ऑस्कर जीता था, ये ऑस्कर अभी मिले हैं, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो बताइए फर्स्ट इंडियन, कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आज आपकी मैराथन 3 PM पे होगी, इस टेलीग्राम पे लिंक आएगा, अमन सर्वाइव स्टडी लिंक एंड PDF ऑल। SSC कॉम्बैक्ट आपका होने वाला है 3 अप्रैल को, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। देखिए ये आज आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है, और देखिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, एक अच्छा सा कोर्स ज्वाइन करें। जैसे आप अनअकैडमी में जुड़ते हैं तो बेसिकली आपको नए बैचेस जो भी मिलते हैं आप उन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको एक कोड लाइव अमन लगा के ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे डेफिनेटली हर एक एग्जाम में डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी एग्जाम होगा लाइव अमन से डिस्काउंट जरूर मिलेगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल है। तो आप डिस्काउंट लीजिए लाइव अमन से, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।